आज हम देखेंगे मुकेश महेश्वरी का चैप्टर 3 उसका पार्ट 2 मध्यकालीन इतिहास। तो हम पढ़ेंगे पूरे मध्यकालीन इतिहास में जो भी मध्य प्रदेश में घटनाएं घटी थी तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो क्या हुआ था। महमूद गजनी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, फिर सल्तनत काल आता है, मुग़ल साम्राज्य आता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब का मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? वो मोहम्मद गौरी से होता है। वो भारत में आता है और इस्लामिक राज्य की स्थापना करता है। लेकिन उसी का एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो आता है और दास वंश की स्थापना करता है, दास वंश का प्रारंभ करता है। तो मोहम्मद गौरी और ऐबक इन दोनों ने ही मध्य प्रदेश में उत्पात मचाए थे। तो मोहम्मद ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी आता है और ग्वालियर के लोहन देव को हराता है और ऐबक क्या करता है? राजा परिमल देव को हराता है और कालिंजर जीतता है। ये परिमल देव कौन है? ये अंतिम चंदेल राजा है। परिमल देव अंतिम चंदेल राजा है जो ऐबक के द्वारा हार जाता है। भारत के इतिहास की बात करें तो उसके बाद दिल्ली के गद्दे पे आराम से आ बैठता है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया और वैसे भी वो बहुत कम टाइम के लिए गद्दे पे बैठा था, क्योंकि उसको मारने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दे पे बैठ जाता है। लेकिन इल्तुतमिश आता है मध्य प्रदेश में और उत्पात मचाता है। उसने क्या किया था? वो मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीतता है और उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको लूटता है। फिर उसके बाद अगर हम पूरे भारत के इतिहास की बात करें तो उस समय तो बहुत सारी घटनाएं घटी थी, लेकिन इल्तुतमिश के बाद जब खिलजी वंश पावर में आता है तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मांडू को लूटा था और ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह बनवाया था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी बस यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसको मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है मध्य प्रदेश में? वो आता है और उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटता है। तो ये दूसरा लुटेरा हो गया। और इतना ही नहीं, इसने सुल्तान बनने के बाद भी कालिंजर और मांडू जैसे नगरों को लूटा था। फिर उसके बाद इसने मलहक देव को हराया था। तो ये मलहक देव कौन थे? ये मालवा के शासक थे। और इन उल मुल्क कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, जिसकी मदद से अलाउद्दीन खिलजी ने मलहक देव को हराया था। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में जो उत्पात मचाने वाला है वो है तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक क्या करता है आके मध्य प्रदेश में? जब वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है तब उसने मध्य प्रदेश में आकर के दमोह में एक महल बनवाया था। और उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है और ये मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव डालता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है और चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक पाटियागढ़ के प्राणियों के लिए कुछ बनवाया था। क्या बनवाया था? गोमठ, बावड़ी और बगीचा जैसी चीज़ें बनवाया था इसने। फिर उसके बाद फिरोज़ तुगलक आता है जो ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस इसमें यह है कि इसका जिक्र दुल्लीपुर सागर अभिलेख में है। तो सल्तनत काल में मध्य प्रदेश में इतनी चीज़ें हुई थी। वो लोग दिल्ली के गद्दे पे बैठ के बहुत कुछ किए, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने ये सब कुछ किया था। फिर आगे देखते हैं। आगे आता है मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले जो मुगलों का संस्थापक है बाबर, वो आता है और चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराता है और उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ
कर दिया था उसने। फिर कालिंजर का दृढ़ दुर्ग अपने अधीन करता है और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराता है और मालवा पर पूर्ण नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी आता है। तो उसने जो कुछ भी भारत में किया होगा, लेकिन उसने मध्य प्रदेश में क्या किया? वो हुमायूं को हराता है, मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीन करता है और कालिंजर के दुर्ग को घेर लिया था और उसको जीत भी लिया था लगभग, लेकिन बाद में एक विस्फोट में उसकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पे शेरशाह सूरी का खेल खत्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या होता है। अकबर आता है और मालवा पर आक्रमण करता है। उस समय क्या था, जो मालवा के शासक थे बाज बहादुर, तो बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध थी उस समय। लेकिन जब अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया था तो बाज बहादुर हार जाते हैं, वो परास्त हो जाते हैं और रूपमती आत्मदाह कर लेती है। फिर उसके बाद अकबर की जो मेन जीत होती है वो गोंडवाना की जीत है। तो गोंडवाना किससे रिलेटेड है? वो रानी दुर्गावती से रिलेटेड है। जब रानी दुर्गावती का टाइम था, जब वो शासिका थी, तो गोंडवाना राज्य हर तरह से डेवलप था और जो वर्तमान मंडला और जबलपुर है वहाँ तक व्याप्त है ये गोंडवाना राज्य। तो रानी दुर्गावती को जीतने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। आसफ खां जाता है और रानी दुर्गावती पे हमला बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रानी दुर्गावती परास्त होने के बाद कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये सब घटनाएं घटती हैं मध्य प्रदेश में अकबर के आने के बाद। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद आता है बुंदेलखंड मुगल संबंध। तो सबसे पहले हम बुंदेलखंड के बारे में जान लेते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड कैसे पड़ा? तो वहाँ बुंदेला वंश रहते थे जिसके नाम पर बुंदेलखंड पड़ा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रक्त सिंह सम्राट आते हैं और बुंदेला से बुंदेलखंड छीन लेते हैं और खंगार वंश की स्थापना करते हैं। तो उस समय इस जगह का नाम क्या था? जुझौंटी था। लेकिन उसके बाद बुंदेला के शासक आते हैं सोहनपान और वो खंगारों की शक्ति का दमन करते हैं और बुंदेला राज्य की नींव डालते हैं। और उस समय इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा को बनाए थे। लेकिन बुंदेलखंड के साथ मुगलों ने क्या किया, मतलब मुगलों का क्या प्रभाव पड़ा बुंदेलखंड पे? तो जब राजा रामचंद्र यहाँ के शासक बनते हैं तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड पे आता है। तो रामचंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम वीर सिंह देव था। तो जो वीर सिंह देव था उसका दोस्ताना संबंध था सलीम से। कौन सलीम? अकबर का बेटा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। और सलीम के कहने पर ही वीर सिंह देव ने क्या किया, अब्दुल फजल की हत्या कर दी। और इसका क्या परिणाम हुआ? तो जब जहांगीर राजा बनता है, पावर में आता है, तो उसने क्या किया, तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा नरेश बना दिया। फिर उसके बाद चंपत राय का विद्रोह होता है। तो जो चंपत राय थे वो औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट हो चुके थे, जिसके वजह से उन्होंने विद्रोह किया था। और जब वो औरंगजेब की सेना से घिर चुके थे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके बाद आता है बुंदेलखंड के इतिहास में कि छत्रसाल का विद्रोह होता है। इसमें क्या, जो छत्रसाल थे वो चंपत राय के पुत्र थे, तो इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा था और बाद में पन्ना को जीत के उसको अपनी राजधानी बनाई थी। और छत्रसाल ने मराठों से संधि कर ली थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, औरंगजेब छत्रसाल से संधि करता है और उसे राजा की उपाधि दे देता है। और इस प्रकार जो छत्रसाल है वो स्वतंत्र शासक बनते हैं और बाद में अपनी राजधानी ओरछा बनाते हैं। तो बुंदेलखंड में ये सब हुआ था और मुगलों के आने से ये चीज़ें हुई थी। फिर देखते हैं बघेलखंड मुगल संबंध, मतलब बघेलखंड में मुगलों ने क्या किया। तो इस क्षेत्र का नाम बघेलखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बघेल वंश का शासन था
और इसका पहले का नाम भथा था, जो वर्तमान में रीवा है। और यहाँ के जो प्रथम सोलंकी राजा थे वो व्याघ्रदेव थे। और जब राजा रामचंद्र का टाइम था तो उस समय इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम तानसेन था, जिनका मूल नाम तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे था। तो अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर के अकबर के दरबार में पहुंचा दिया था। तो बघेलखंड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है होलकर वंश। तो मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश की स्थापना होती है और इनका संबंध मराठों से था। तो जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने 1732 में मालवा सुबा होलकर, सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया था। और जो मल्हार राव होलकर थे वो 1761 के जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें युद्ध करने जाते हैं और हार के वापस लौट आते हैं। लेकिन मालवा में इनकी स्थिति सुदृढ़ थी और फिर इनकी मृत्यु के बाद मालेराव होलकर राजा बनते हैं, लेकिन वो भी 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद में उनकी माता अहिल्याबाई स्वयं शासन संभालती हैं और लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करती हैं और वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। और उन्होंने राजभर में कुएं, बावड़ियाँ, प्याऊ, धर्मशालाएँ आदि चीज़ें बनाए थे। और उनके शासनकाल में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले उनका एक सेनापति था जिनका नाम तुकोजी होलकर था। बाद में अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद तुकोजी होलकर ही शासन का पूरा कारभार संभालते हैं और उनके बाद और भी शासन संभालने वाले आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको मध्य भारत में विलय कर दिया जाता है। और तुकोजी राव के समय ही इंदौर में रेलवे का परिचालन शुरू हुआ 1875 में, 1875 में। तो होलकर वंश को शॉर्ट में देखते हैं तो अहिल्याबाई का शासनकाल कब से कब तक था? 1767 से 1797 तक था। इनकी जो राजधानी थी वो महेश्वर थी। बाद में इन्होंने इंदपुर यानी इंदौर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को यहीं पे स्थापित कर लिया था। और जो 1857 का गदर था उसमें तुकोजी राव द्वितीय ने समर्थन किया था। और ये होलकर जो थे वो अंतिम मराठा शक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता से परास्त होते हैं। इंदौर के जो रेसिडेंसी एरिया है और इंदौर के जो प्रथम औद्योगिक विकास का श्रेय है वो महाराजा तुकोजी राव होलकर को ही जाता है। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है सिंधिया वंश। इनका भी रिलेशन मराठा से था। तो जो ग्वालियर में सिंधिया वंश है उसके संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो अमझेरा का युद्ध हुआ था 1729 में, उसमें इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से पुणे दरबार में इनको होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई थी और जिसका फ़ायदा ये हुआ था कि उन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजावलपुर आदि क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। फिर जो सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा थे महादजी सिंधिया, वो सत्तासीन होते हैं और ये भी जब 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें भागकर आए थे और महादजी सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीन लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये वीर योद्धा और कुशल प्रशासक माने जाते थे। और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बिठा दिया था और उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखा था। और फिर शाह आलम ने महादजी को अपना वकील या प्रधानमंत्री बनाया था। फिर इनके बाद जाखोजी, जियाजी राव, माधवराव प्रथम और जिवाजी राव शासक बनते हैं। और महाराजा जिवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजय राजे से होता है। तो जो राजमाता विजय राजा हैं इनके जीवनी पे एक बुक लिखी गई थी
एक रानी ऐसी भी करके, और इसको लिखा था मृदुला सिन्हा ने। और सिंधिया परिवार के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब 1857 का गदर हुआ था उसमें इन लोगों ने विद्रोहियों का समर्थन देने के बजाय अंग्रेजों का समर्थन दिया था। और फिर जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय के ग्वालियर के राजा कौन थे? महाराजा जिवाजी राव थे। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति हो गई थी कि सिंधिया वंश के जो अंतिम शासक थे वो लंदन से ग्वालियर पर शासन किया करते थे। फिर उसके बाद जॉर्ज जिवाजी राव ने ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में कर दिया था 1948 में। तो ये है सिंधिया वंश के बारे में। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1857 में मध्य प्रदेश के नायक। तो 1857 में किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था? वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, हम कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शेख रमज़ान हैं जो कि सागर से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सागर छावनी में विद्रोह किया था। फिर उसके बाद आते हैं शंकर शाह, जिनको शकीर शाह भी कहते हैं। तो ये गढ़मंडला से रिलेटेड हैं। इन्होंने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया था, लेकिन बाद में इनको तोप से उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं राजा ठाकुर प्रसाद, जो कि राघवगढ़ से रिलेटेड हैं। इन्होंने आजीवन कारावास में बिताया था। फिर उसके बाद हैं श्री बहादुर या देवी सिंह, जो कि मंडला से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने विद्रोह किया था जिसके वजह से इनको फांसी दे दी जाती है। फिर उसके बाद शहादत खान आते हैं, जो इंदौर के समीप महू है वहाँ से रिलेटेड हैं। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था, एक तरह से बाजा बजाया था। फिर उसके बाद फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? टाटा टोपी की मदद से इन्होंने हीरोज की अंग्रेजी सेना पर हमला बोला था और रानी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं सुरेंद्र राय, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। तो ये एक महान योद्धा थे। इन्होंने अंत तक अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा था और ये बुंदेलखंड तक आ गए थे। फिर उसके बाद आते हैं तात्या टोपे, जो कानपुर, झांसी और ग्वालियर से रिलेटेड थे। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इनको महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। ये क्या? इनकी जो छापामार रणनीति थी उससे अंग्रेज़ों को बहुत क्षति पहुंचाई थी इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था? 2 वर्ष तक गुरिल्ला युद्ध छेड़े रहे थे। लेकिन बाद में एक गद्दार मानसिंह के वजह से ये पकड़े जाते हैं और शिवपुरी में इनको फांसी दे दी जाती है। फिर उसके बाद आते हैं भीमा नायक, जो कि निमाड़ से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने क्या किया था? जो निमाड़ में जनजाति हैं उनके विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर आती हैं झलकारी बाई, जो कि झांसी से रिलेटेड हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और इन्होंने भी कटार घोंपकर प्राणों की आहुति दी थी। फिर उसके बाद आते हैं टंट्या भील, जो खरगोन से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्होंने भाग लिया था और बहन सुरेखा से राखी बंधवाते समय इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये हैं मध्य प्रदेश के नायक।